हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्यूरोक्रेट्स ब्लूप्रिंट। तो आज हम सेकंड लेक्चर है ये इस सीरीज़ का इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक और इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं ये सेकंड वाला टॉपिक। इसको हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। वेट। तो यहाँ पर फर्स्ट वन टॉपिक क्या है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो फर्स्ट टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये एक चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 25th समिट हुआ है 2025 तियानजिन चाइना में। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका 25th ऑफ समिट कहाँ पे हुआ है SCO का, तो उसका तियानजिन हुआ है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और कुछ इंडिया से रिलेटेड इसका न्यूज़ देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस दैट द SCO rests on three essential pillars: security, connectivity and opportunity. So these are the three things which our Prime Minister Narendra Modi has emphasized on it. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ द रीजन, ये जो इंडिया और चाइना का रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, और ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड का रीजन है, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बात उठाया SCO समिट में। और सेकंड वन क्या है, कनेक्टिविटी, रिवॉल्यूशनाइजिंग SCO एज ए कनेक्टिविटी हब। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी एक दूसरे कंट्री से बेटर हो सके, ये दोनों मुद्दा उठाया। और थर्ड वन क्या है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी, कि हर एक कंट्री को एक इक्वल और अफोर्डेबल, सॉरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी मिले एक दूसरे के लिए, उसके लिए कदम उठाया है। तो हम आगे मोर ऑन द न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे कि आगे न्यूज़ में और एक्स्ट्रा क्या है। यस, द समिट कंक्लूडेड द एडॉप्शन ऑफ तियानजिन डिक्लेरेशन। इसको तियानजिन मतलब समिट कहाँ से कंक्लूड हुआ है, तियानजिन डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। मीन्स जो समिट है वो कंक्लूड कर दिया गया है, उस कंक्लूजन को बोलेंगे तियानजिन डिक्लेरेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड SCO चेयरमैनशिप ऑफ 2025-26 पास्ड ऑन द किर्गिज रिपब्लिक। तो ये जो SCO का चेयरमैनशिप है इसको पास ऑन कर दिया गया है किसको, किर्गिस्तान को, मीन्स किर्गिज रिपब्लिक को 25-26 के लिए। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। आगे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेंगी उनको हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या है, SCO मेंबर्स आर आल्सो अडॉप्टेड द SCO स्ट्रेटजी। सॉरी फ्रेंड्स, आज फेस्टिवल है। तो SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंटिल 2035। तो SCO मेंबर्स क्या है यहाँ पर अडॉप्ट किए हैं उन्होंने, SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है जितने भी SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उन्होंने ये अडॉप्ट किया हुआ है SCO डिक्लेरेशन स्ट्रेटजी को। मेजर ऑफ डायलॉग पार्टनर्स आर ऑब्जर्व हैज बीन डन इन द न्यू कैटेगरी SCO पार्टनर्स कंट्रीज। जितने भी SCO पार्टनर कंट्रीज हैं, जितने भी SCO के पार्टनर कंट्रीज हैं, उन सभी का मर्जर हुआ है और उनको क्या बोलते हैं, SCO पार्टनर कंट्रीज। मीन्स की देखिए पार्टनर, जितने भी डायलॉग पार्टनर है SCO के, उन सभी का मर्जर हुआ है और उसको एक नया कैटेगरी दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, SCO पार्टनर कंट्रीज। होल्ड ऑन, जस्ट दिस वन। फिर आगे क्या है, लाओस हैज बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री। SCO नाउ हैज 27 कंट्रीज, 10 मेंबर प्लस 17 पार्टनर्स। व्हाट डज इट मीन कि 10 मेंबर्स हैं SCO में और 17 उसके पार्टनर है जो कि ऑब्जर्वर हैं। जो पार्ट मीन्स कि वो मेंबर नहीं है बट वो ऑब्जर्विंग स्टेट में है। जैसे कि इंडिया अभी G7 का समिट हुआ था जो डेवलप्ड कंट्रीज का, तो इंडिया G7 का मेंबर तो नहीं है बट उसका एक ऑब्जर्विंग कंट्रीज के रूप में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। तो फिर इसी तरीके से ये 17 पार्टनर जो है, 17 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर तो नहीं है SCO के बट वो पार्टनर्स हैं। तो लाओस हैज बीन एडमिटेड एज ए पार्टनर कंट्री, मीन्स कि लाओस क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एडमिट किया गया है पार्टनर कंट्रीज में। नेक्स्ट वन क्या है, SCO वाज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस विद द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो क्या हुआ था जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ था, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो जितने भी उससे जो अलग हो गए थे, बल्कनाइज हो गए थे जितने भी कंट्रीज, उन सभी के बीच में एक वो था जैसे कि ट्रेड के लिए, मिलिट्रेली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छे तरीके से दोनों सभी साथ में कलेक्टिवली, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में सभी कंट्रीज बल्कनाइज तो हैं और उनका जो ट्रेड है और हर एक चीज़ जो करेंसी वगैरह है इजीली उनका मूवमेंट हो जाता है और ट्रेड अच्छे तरीके से मूव हो जाता है, उनका पूरा यूनियन यूरोपियन यूनियन। उसी तरीके से ये CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS was established in 1991 to ensure continued cooperation in trade and military policy। ये वही लिखा हुआ है ना कि उनका ट्रेड अच्छे तरीके से हो जाए, कोऑपरेशन कई सारी कंट्रीज जो ऑर्गेनाइज हुई हैं और मिलिटरीली वो कोऑपरेट करें एक दूसरे को। विच फॉर्म पार्ट ऑफ erstwhile USSR एक्सेप्ट बाल्टिक स्टेट्स। तो जितने भी बाल्टिक स्टेट्स हैं उन लोगों को हटाकर और भी बाकी जो कंट्रीज है, लाइक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रशियन फेडरेशन,
यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जितने भी इस तरीके से कंट्रीज हैं आर द मेंबर ऑफ द CIS। तो ये सेम एज लाइक यूरोपियन यूनियन में जैसे कंट्रीज हैं उस तरीके से है, बट ये कोई यूनियन नहीं है, ये कॉमनवेल्थ है। ये सभी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये कॉमनवेल्थ मीन्स कि इन सभी को कॉमनली एनालाइज किया जाएगा, ये सभी बेनिफिट उसका उठाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, कंडेमनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ था जब, तो फिर उन सभी मुद्दों को अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये इस SCO समिट में इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उठाया, उसको कंडेम किया। कंडेमनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूजन ऑफ पहलगाम इन द स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। व्हाट डज इट मीन कि जो पहलगाम इंसिडेंट है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब अपने कंट्री ने उसको उठाया SCO में, तो ये क्या है हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना's हिस्टोरिकल टेंडेंसी टू लिवरेज इट इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल फ्लोरा विद शील्ड पाकिस्तान फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या करता है चाइना कि पाकिस्तान को बचाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसके क्रिटिसिज्म होने के लिए कि पाकिस्तान का क्रिटिसाइज ना करना, उसको हिस्टोरिकल उसका मतलब स्टार्टिंग से ही रहा है हमेशा ही कि पाकिस्तान को बचाया जाए क्रिटिसिज्म से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये इंडिया के लिए क्या है, एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है कि उसने वहाँ पर मुद्दा उठाया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे SCO में। इंटरनेशनल मीन्स की रीजनल प्लेटफॉर्म पे, SCO एक रीजनल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल तो है नहीं, एक रीजन का है। और नेक्स्ट वन क्या है, एम्फेसिस ऑन एडॉप्टिंग होल्ड ऑन emphasis on adopting the comprehensive convention on international counter terrorism, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो यहाँ पर क्या किया, इन्फेसिस किया गया किसको अडॉप्ट करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म प्रोपोज्ड बाय द इंडिया, जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है CCIT। CCIT क्या है, इज प्रपोज्ड यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है, एक यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है जो कि इनिशिएट किया गया है इंडिया के द्वारा 1996 में, दैट एम्स टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिमिनलाइज एंड सप्रेस ऑल द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। तो सभी तरीके के टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए एक ये यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क है जो इंडिया ने स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशन ट्रीटी में, प्रपोज्ड यूनाइटेड नेशन ट्रीटी इनिशिएटेड बाय इंडिया इन 1996। तो 1996 में इंडिया ने इस ट्रीटी को प्रपोज किया था। अग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशिंग, सो एक एग्रीमेंट हुआ है SCO एंटी ड्रग सेंटर बनाने के लिए और यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटर सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये एक बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड। तो ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड में क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड प्रपोज किया गया है चाइना के द्वारा। तो चाइना क्या करना चाह रहा है कि एक नेक्सस टाइप का बनाना चाह रहा है ना, कि अपना खुद का एक हेजेमनी क्रिएट करना, को यूज किया जाता है चाइना में, और इंडिया के लिए एलिफेंट को यूज किया जाता है। परसूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बोथ कंट्रीज विल इंश्योर both countries will ensure the relationship should not be seen as a third country's lens। तो किसी थर्ड कंट्री के लेंस की तौर पर नहीं दिखाना जाना चाहिए इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को, इसलिए उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। परस्यूट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मीन्स की एक दूसरे कंट्री अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए किसी थर्ड कंट्री की तरह लेंस में नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, एग्रीमेंट ऑन रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये मैं आपको बता रहा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट हो चुका है, रिज्यूम हो चुका है कि डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए और उसको एक्सपेंड किया जाए 2026 तक। बोथ साइड एग्रीज टू शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी के टाइम पे हाइड्रोलॉजिकल डेटा एक दूसरे कंट्रीज को शेयर किया जाना चाहिए ताकि किसी भी कंट्री में फ्लड लाइक सिचुएशन ना क्रिएट हो। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड रिन्यूड एंगेजमेंट। तो चाइना यहाँ पर क्या है, मेजर सोर्स है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि जैसे लाइक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई लेटर, जैसे जितने लेटर्स हो गए इंग्लिश अल्फाबेट में ABCDEF, तो इसको अगर सिर्फ लेटर्स के तौर पे देखेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनाते हैं, बट ये लेटर्स क्या है, जम्बल्ड है। अगर इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके सही तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे तो कोई वर्ड बन जाएगा। तो उससे क्या हो गया, ये लेटर्स किसी वर्ड के फॉर्म में आ गए तो इनका कोई सेंस बन रहा है। तो उसी तरीके से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उन सभी मेडिसिन को सेपरेट रहते हैं, उनका अलग सेंस रहता है, बट उन सभी सेपरेट मेडिसिन को जब एक साथ मिला के कोई एक नया मिक्सचर बना देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मीन्स कि डिफरेंट टाइप मेडिसिन हो गए जो उनको मिक्स करके एक नया मेडिसिन बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी और वो किसी डिफरेंट डिजीज में वर्क करेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या, चाइना एक मेजर सोर्स है किस चीज़ का, API का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का। और इन्वेस्टमेंट में क्या दिखा रहा है कि इंडिया के 23-24 इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है, चाइना एक क्या है, अट्रैक्टिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग।
कमिटेड अट्रैक्टिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू ग्रो। तो यहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, एक अट्रैक्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट है चाइना का, और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकता है वो। नीति आयोग रिसेंटली प्रोवाइड ईजिंग एडिशनल सिक्योरिटी ऑन चाइनीज एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या करना है कि जो जितने भी सिक्योरिटी, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में ये ट्रेड रिलेशनशिप था, तो क्या होता था कि वहाँ से जो भी ट्रेड होता था, इंडिया में आते थे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसपे थोड़े से सिक्योरिटी स्क्रूटनी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। किसी भी तरीके की स्क्रूटनी हो तो बहुत ज़्यादा उसमें एक बहुत टाइट स्क्रूटनी होती थी। तो उस स्क्रूटनी को थोड़ा सा ईज़ किया जाएगा ताकि वो और भी ट्रेड में हमारे और उनके बीच में ईज़ीनेस आए। एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर इंडिया। यहाँ पर क्या है, चाइना के आपके पास पता है कि 70% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल है, और एक्सट्रैक्शन एंड 90% ऑफ रेयर अर्थ और प्रोसेसिंग यहाँ पर चाइना करता है। तो इसलिए इंडिया का चाइना से रिलेशनशिप होना बहुत बेटर, मतलब मीन्स की बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि चाइना के पास में तो बहुत ज़्यादा ही रेयर अर्थ मेटल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में अगर डिप्लोमेटिक गैप आ जाएगा, और फिर मीन्स की अगर कोई रिलेशनशिप में खराबी आ जाएगा डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर किसी भी तरीके से, तो ग्लोबल वैल्यू चेन एक जो बनी हुई है रेयर मेटल्स की और क्रिटिकल मिनरल्स की, वहाँ पर इंडिया अगर पीछे रह जाएगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि सेमीकंडक्टर्स में जितने भी चिप्स लगते हैं और जितने भी तरीके से मटेरियल यूज होते हैं, उनका मेन लीडिंग जो कंट्रीज है वो चाइना ही है। मीन्स कि उसका जो मिनरल्स वगैरह है वो चाइना ही मेजरली वहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, और वहाँ पे ही पाया जाता है नेचुरल तरीके से। तो इंडिया ऑल्सो रिटेन्स इंडिया ऑल्सो रिलाइज ऑन चाइना फॉर सोलर मॉड्यूल सेल्स एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। तो यही मैं बता रहा था कि इंडिया रिलाई करता है चाइना के ऊपर किस तरीके से सोलर मॉड्यूल्स में सेल्स पे जो कि एसेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए। ग्लोबल इन्फ्लुएंस का है, एज मेजर एशियन पावर्स स्टेबल इंडिया चाइना यूज इनेबल कंस्ट्रक्टिव रोल्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि होल्ड ऑन, एज मेजर एशियन पावर स्टेबल कंस्ट्रक्टिव, लेट मी शो यू, होल्ड ऑन। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस में एज मेजर एशियन पावर, तो मेजर ये चाइना और इंडिया क्या है यहाँ पर मेजर, एक एशिया में क्या है मेजर ही पावर है। तो एक स्टेबल इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप क्या करता है कि इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया और एशिया को बेटर बनाता है, और उनका जो ग्लोबल गवर्नेंस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल गवर्नेंस में, एंड एम्पलीफाई देयर इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई कर सकता है। क्यों? इस तरीके से जॉइंट एफर्ट इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक एससीओ एंड ब्रिक्स। तो ये फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स और एससीओ। तो इनमें ये अपना मल्टीलेटरल फोरम के थ्रू क्या कर सकता है, ग्लोबल गवर्नेंस को ग्लोबल गवर्नेंस के थ्रू एक एम्पलीफाई कर सकता है अपने इन्फ्लुएंस को। और कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कैन ऑफर काउंटरवेट टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही ईजी बात है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटरवेट कर सकता है इंडिया और चाइना का बेटर रिलेशनशिप, कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हर जगह पे डोमिनेट करना चाह रहा है। लाइक अभी आप ट्रम्प को देख रहे हैं कि वो एक यूरोप में डोमिनेट कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो एशिया में भी डोमिनेट करना चाहते हैं। तो उसको काउंटर वेट करेगा क्या, इंडिया और चाइना का बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि इंडिया और चाइना क्या है, एक मेजर पावर है एशिया में इन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पुशिंग रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशन लाइक डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में आप देख रहे हैं कि इंडिया एक परमानेंट मेंबरशिप आना चाह रहा है, और डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूटीओ में भी जो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंट में तो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में, और आईएमएफ में हो गया। तो जितने भी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इन सभी तरीके से और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें क्या करना चाह रहा है कि इंडिया चाह रहा है कि रिफॉर्म हो और नए तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, कि इंडिया को भी वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन मिल पाए और मेंबरशिप मिल पाए अच्छे तरीके से। तो उस उन सभी रिफॉर्म्स को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप तो बेटर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर और भी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया का साथ दें। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, काउंटरिंग ग्लोबल चैलेंजेस, स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशनशिप फैसिलिटेट कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी। इन तीनों को फैसिलिटेट कर सके ये तीनों कंट्रीज, इनसे ये दोनों कंट्रीज। नेक्स्ट वन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर रीजनल पीस होना चाहिए और स्टेबिलिटी होना चाहिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिस्प्यूट बॉर्डर, कंट्रीब्यूट टू ब्रॉडर स्टेबिलिटी अक्रॉस साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पर क्या है कि बूस्टिंग इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, दे कैन एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लोर वेज टू विथस्टैंड यूएस सैंक्शन एंड टैरिफ। यहाँ पर जो यूएस क्या करता है, बात बात पे अगर उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ वर्क ना करे तो क्या करता है, सैंक्शंस लगा देता है हमारे जैसे कंट्रीज में, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया। तो अभी रशिया में तो सैंक्शंस लगाया हुआ है उन्होंने। तो फिर क्या है कि इन सभी सैंक्शंस को काउंटर वेट करने के लिए क्या करेगा, अगर इंडिया चाइना रशिया ये तीनों का ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगुलर कंट्रीज, इन तीनों का अगर बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट
को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अलग तरीके से, ताकि यूएस के जो सैंक्शंस हैं और टैरिफ्स हैं उसको काउंटर कर सकें। खत्म हो गया यहाँ पर टॉपिक। अब हम कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेंथन करना है डायलॉग्स को, ब्रिक्स एंड एससीओ को कपल्ड विद कोऑपरेशन ट्रेड में, वाटर मैनेजमेंट में, कल्चरल एक्सचेंज में, एंड ग्रेजुअली रिबिल्ड ट्रस्ट। इन दैट एंडेवर बोथ कंट्रीज हैव गाइडेड बाय द थ्री म्यूचुअल्स, यहाँ पर थ्री म्यूचुअल्स के थ्रू गाइड किए गए हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट को, एक दूसरे के इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मीन्स एक दूसरे के साथ में बेटर मिलके, और म्यूचुअल सेंसिटिविटी होना चाहिए कि किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स हो तो म्यूचुअली हैंडल कर लिए जाए। सेंसिटिविटी मतलब वही है। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर इंडिया जापान रिलेशनशिप को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया की क्या है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड जापान एंड साइंड की एग्रीमेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग द इंडिया चाइना पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पर आउटकम क्या हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वहाँ पर जापान की विजिट में, इसके आउटकम क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डिकेड, 10-year strategic privatization for economic and functional cooperation in 8 lines which hold on। तो यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगा, मोबिलिटी होगा, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी होगा, स्टेट प्रीफेक्चर होगा, एंगेजमेंट एंड एक्सेट्रा, इसी तरीके से चीजें होंगी जो कि एक जॉइंट विजन है नेक्स्ट डिकेड के लिए फॉर 10 years स्ट्रेटेजिक होगा, स्ट्रेटेजिकली फॉर नेक्स्ट डिकेड। तो स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन, तो यहाँ पर स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया गया है कुछ स्टेट्स, जैसे लाइक इंडिया के कुछ स्टेट रहेंगे और जापान की कोई भी सिटी रहेगी, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बेटर तरीके से, ताकि वो स्टेट उनकी मदद कर सके और उनके जो सिटीज हैं वो हमारे किसी स्टेट को मदद सके, मीन्स की मदद कर सके बेटर तरीके से। ये क्या है जहाँ पर कि आंध्र प्रदेश इंडिया का स्टेट हो गया और तोयामा वहाँ का सिटी हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तोयामा, तमिलनाडु एंड एनिमी एनाइमी सॉरी एनाइम, उत्तर प्रदेश एंड यामानाशी, गुजरात एंड शिजुका। और नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू प्रमोट सप्लाई चेन रेजिलियंस। सप्लाई चेन को जो है उसको एक रेजिलियंस के, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन जो चली आ रही है, जिस तरीके से वैल्यू चेन में कोई भी चीज़ें बीच में डिसरप्ट ना हो जाए, एक सिमिलर चेन में चलती रहे, सिंगल चेन में चलती रहे, तो उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच एज सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम एज वेल एज न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर क्या है कि सेमीकंडक्टर के जैसे हो गया कि रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, उनकी फैब्रिकेशन कहीं पे और हो रहा है, उनका नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, तो उस सभी सप्लाई चेन जो बनी हुई है वो कहीं अगर बीच में भी गैप हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगा, तो फिर वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन खराब हो जाएगी, मीन्स की लास्ट प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसलिए सप्लाई चेन को मेंटेन करना जो है वो उसी को प्रमोट करने के लिए बोल रहा है कि प्रमोट सप्लाई चेन रेजिलियंस। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, स्पेस कोऑपरेशन। तो यहाँ पर स्पेस कोऑपरेशन के लिए भी एग्रीमेंट किया गया है, कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, चंद्रयान 5 के लिए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को कोऑपरेशन किया गया इसके लिए। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक्शन प्लान फॉर इंडिया जापान रिसोर्स एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज होगा, मीन्स की ह्यूमन रिसोर्स मीन्स की जो इंडिया के स्किल्ड ह्यूमन है और जो जापान के ह्यूमन रिसोर्स हैं उन सभी का एक्सचेंज होगा, ताकि उनका एक्सचेंज होगा सिक्योरिटी में कोऑपरेट करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया है। और इंडिया जापान का एआई इनिशिएटिव है, एक सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, रेलवे एविएशन रोड विद फोकस ऑन मार्केट में इंडिया जापान स्मॉल एंड मॉडरेट एंटरप्राइजेस, इसके लिए भी है। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर, इंडिया जापान रिलेशंस का पिलर क्या है, करंट स्टेटस, अपग्रेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप 2014। नेक्स्ट वन क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सीईपी कम इनटू इफेक्ट इन 2011 में क्या हुआ था, इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आया हुआ था 2011 में, और वो किस चीज़ को कवर करता है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सेट्रा। यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड यहाँ पर दिखा रहा है, बायलैटरल ट्रेड टोटल कितना है यहाँ पर इंडिया और जापान का $22.85 बिलियन है, और जो कि है 2023-24 फिस्कल ईयर का। विद एक्सपोर्ट फ्रॉम जापान टू इंडिया स्टूड एट 17.69 बिलियन। तो इंडिया प्राइमरी इंपोर्ट इंक्लूड, तो यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, प्राइमरीली इंपोर्ट क्या करता है जापान से, न्यूक्लियर रिएक्टर का इंपोर्ट करता है, कॉपर हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, और वेल एक्सपोर्ट्स इंक्लूड, तो यहाँ पर और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, व्हीकल हो गया और न्यूक्लियर रिएक्टर
ये सब चीज़ें तरीके से प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया। और नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, होल्ड ऑन, इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप जो कि लॉन्च किया गया है 2021 में, उसको इनहेंस करने के लिए इंडिया के इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। सिक्योरिटी कोऑपरेशन क्या है यहाँ पर इंडिया और जापान के लिए, ये एग्रीमेंट इंक्लूड 2025 जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो यहाँ पर 2025 में क्या हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, एंड 2015 पैक्ट्स ऑन डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर एंड प्रोटेक्शन फॉर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनल डिफेंस का होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे कंट्रीज की। और 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, यहाँ पर डिफेंस का हो गया, और फॉरेन अफेयर्स के लिए 2+2 डिफेंस ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो गया। बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इंडिया और जापान के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, एक जिमेक्स हो गया, एक घना गार्जियन हो गया। और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में भी इंडिया और जापान जो यहाँ पर शामिल होते हैं वो है मिलान और मलाबार, इसमें और भी कंट्रीज होते हैं और इंक्लूडिंग जापान। डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है, MAHSR फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसमें क्या है कि जापान की ही हेल्प के थ्रू ये बनाया जा रहा है इंडिया में। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया जापान कोलैबोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जापान विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो जापान का क्या है यहाँ पर कि विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, और इंडिया का विजन क्या है यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट को, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप कर सके, किसके थ्रू, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू। और ये दोनों इंडिया जापान का एक्ट ईस्ट फोरम है यहाँ पर, इसके थ्रू अल्टीमेटली। रोल ऑफ इंडिया जापान इन ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर्स। तो यहाँ पर ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर में इंडिया और जापान का क्या रोल है ये देखते हैं। तो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर क्या है यहाँ पर कि रूल के जो रूल बने रहेंगे उसके बेस्ड में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो सेट किया जाएगा। बोथ कंट्रीज आर कमिटेड टू रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक थ्रू क्वाड। दे कोऑर्डिनेट द मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, काउंटरिंग यूनिलैटरलिज्म इन द इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना चाह रहा है कि यूनिलैटरलिज्म को जो चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाइना प्रमोट कर रहा है कि उसका खुद का यूनिलैटरल इन्फ्लुएंस रहे इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करना चाह रहा है इंडिया, किसके थ्रू, क्वाड के थ्रू। क्योंकि क्वाड में क्या है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएसए हो गया। उसके थ्रू क्या कर रहा है कि एक इंडो पैसिफिक रीजन में यूनिलैटरलिज्म को काउंटर कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरलिज्म क्या है, कोऑपरेट क्लोजली इन G4 में क्या कर रहा है, ये कोऑपरेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को साथ में। यूएनएससी रिफॉर्म में भी क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहा है जापान इंडिया को, ताकि परमानेंट मेंबरशिप मिल सके, एंड सपोर्ट ईच अदर फॉर कैंडिडेसी फॉर परमानेंट मेंबर्स इन रिफॉर्म यूएनएससी, ये सही है। और अफ्रीकन डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, अफ्रीका में डेवलपमेंट के लिए इंडिया और जापान का स्टेब्लिश किया है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज टू एड अफ्रीकन डेवलपमेंट। तो अफ्रीका में डेवलपमेंट के लिए ट्राइलेटरल कोऑपरेशन किया है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, इंडिया और जापान ने। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर वाज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड इन 2017 बाय इंडिया जापान टू फर्दर डेमोक्रेटिक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर अफ्रीका में काफी देख रहे हो आप, सिविल वॉर होता रहता है यहाँ पर, और कई कंट्रीज वहाँ पर डेवलप मीन्स की डेमोक्रेटिक नहीं है, सिविल वॉर होता रहता है, और काफी इनस्टेबिलिटी रहती है अफ्रीका में कई कंट्रीज में। तो उसको क्या करने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स की रूरल एज वेल एज अर्बन सभी को एक साथ में लेकर इंक्लूसिव करने के लिए, ग्रोथ के लिए एशिया का ग्रोथ कॉरिडोर बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है 2017 में। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए बताया, ये बोथ नेशन कोलैबोरेट विद ऑस्ट्रेलिया। तो बोथ नेशन इंडिया एंड जापान बोथ आर कोलैबोरेटिंग विद ऑस्ट्रेलिया फॉर व्हाट, फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन एंड रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन अ सिंगल कंट्री। तो अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, सॉरी होल्ड यस, तो क्या है कि सप्लाई चेन को अपने डाइवर्सिफाई करने के लिए ये इंडिया और जापान क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि क्या किया जाए कि किसी एक सिंगल कंट्री पे रिलायंस, बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस ना रहे, और अपने सप्लाई चेन को क्या किया जाए, डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, और किसी सिंगल कंट्री पे रिलाई ना किया जाए।
Despite concerns with China, Japan's restriction on nuclear technology transfer due to India's non-signatory status in the NPT, मीन्स कि इंडिया क्या है सिग्नेटरी तो नहीं है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, सिग्नेटरी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जापान इंडिया को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बट उसके बावजूद भी क्या है कि इंडिया जापान पार्टनरशिप इवॉल्व किया है, काफ़ी इवॉल्व किया है। की पिलर्स फॉर द इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर, इंडो पैसिफिक रीजन में एक बेटर कोऑपरेट करता है, वाइल जापान एड्रेसेस चाइनीज अप्रोच बैलेंसिंग टाइज विद यूएस, रशिया एंड ग्लोबल साउथ। एंकर्ड इन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कमिटमेंट टू रूल बेस्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर हो रहा है, ये लास्ट पेज में बताया था अभी आपको कि जो एक रूल बुक है इन लोगों का जो फॉलो करते हैं ये कि हाँ किसी चीज़ पे अडिग रहेंगे। पार्टनरशिप प्रमोट्स मल्टीलेटरलिज्म, तो क्या कर रहा है पार्टनरशिप को मल्टीलेटरलिज्म प्रमोट कर रहा है ताकि किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस ना हो यूनिलैटरली। इकोनॉमिक रेजिलियंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्बॉडिंग कोऑपरेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और कोऑपरेशन कर सकें एक दूसरे कंट्रीज को। ये कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो देखते हैं हम लोग। न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा, European Commission and the High Representatives adopted a joint communication outlining a new strategic European Union India agenda, marking a significant milestone in the India-European Union relations. New highlights क्या है यहाँ पे? Hold on, sorry. फाउंडेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड इन 2004। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा, इसका एक जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुआ है तो 2004 में। टू इनहेंस किस चीज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए और इंडिया के लिए, और सिक्योरिटी के लिए। टैकल मेजर ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर, तो जो मेजर ग्लोबल चैलेंजेस है उन सभी को टैकल करने के लिए एक साथ में। प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सॉरी। ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड डिकार्बनाइजेशन। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जब भी बात आएगी वो डिकार्बनाइजेशन की बात करेंगे और कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात करेंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे, जो ग्रीन ग्रोथ होते हैं यहाँ पर तो डिकार्बनाइज करने की बात करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जॉब क्रिएशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो और डिकार्बनाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फोकसिंग ऑन अनटैप्ड पोटेंशियल इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनलाइजिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जा रहा है निगोशिएशन के द्वारा बाय द एंड ऑफ 2025, कंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एग्रीमेंट IPA। होल्ड ऑन, यस। तो कंक्लूड किया जाएगा किसको, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, economic security and supply chain, strengthening economic security with the trade and technology। तो क्या किया जाएगा कि स्ट्रेंथन किया जाएगा किसको, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, किस तरीके से, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के थ्रू। क्रिएटिंग अ ब्लू वैली प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन सेलेक्टेड वैल्यू चेन। तो यहाँ पर जो एक ब्लू वैली को क्रिएट किया जाएगा एज अ प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन सेलेक्टेड वैल्यू चेन। तो उस सेलेक्टेड वैल्यू चेन्स में क्या किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसी के थ्रू ब्लू वैली क्रिएट किया जाएगा। ब्लू वैली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट के लिए पूरे वैल्यू चेन में कुछ कुछ जगहों पे ब्लू वैली क्या है, एक एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। एडवांसिंग क्लीन, ये वर्ड आप याद रखिएगा, ब्लू वैली का अगर कहीं भी आएगा ये MCQs में तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है। Yes, next one. Advancing clean transition and resilience. Building a shared commitment such as European Union's 2050 and India's 2017 net zero pledge. Example, creation of European Union India Task Force for Green Hydrogen के लिए, तो European Union India Green Hydrogen Task Force के लिए एक क्रिएट किया जाएगा। एडवांसिंग मीन्स की क्लीन ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए क्या क्रिएट किया जाएगा, यूरोपियन यूनियन इंडिया टास्क फोर्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे कि इंडिया क्या करना चाह रहा है कि नेट जीरो होगा, इंडिया का टारगेट है 2070 में और यूरोपियन यूनियन का टारगेट है 2050 में, तो उसके लिए क्या क्रिएट किया जाएगा, यूरोपियन यूनियन इंडिया टास्क फोर्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फोकसेस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ओपन सिक्योर ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। यस, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यहाँ पर क्या है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को क्या करेगा, ओपन टेक्नोलॉजीज, ओपन सिक्योर ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये तो इंडिया और यूएस का है, सॉरी होल्ड ऑन,
सपोर्टिंग क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो एस्टेब्लिश यूरोपियन यूनियन इंडिया इनोवेशन हब, ये क्रिएट किया जाएगा यहाँ पर किस चीज़ के लिए, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, एडवांसिंग कंड्यूसिव डिजिटल इन्वायरमेंट। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए। एग्जाम्पल, कोलैबोरेट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्विस डिलीवरी, सर्विस को डिलीवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को के साथ में कोलैबोरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एड्रेसेस ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ऑन इंडो पैसिफिक एंड प्रमोट रूल्स बेस्ड मैरीटाइम और यहाँ पर रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को यहाँ पर क्या किया जाए के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा किस चीज़ को, काउंटर टेररिज्म, मीन्स की काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में, मीन्स की टेररिज्म के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा इसको टू काउंटर द टेररिज्म। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर, कनेक्टिविटी विद ग्लोबल इश्यूज, स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी कोऑपरेशन इन थर्ड countries such as Africa, global governance. Example, collaborate via European Union's global gateway and India's महासागर। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा किसके थ्रू, यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे एंड इंडियाज महासागर। व्हाट डज नेक्स्ट, enablers across pillars, enhances skill mobility, स्किल को मीन्स की मोबिलाइज किया जाएगा, इंडियन स्किल्स को यूरोपियन यूनियन में भेजा जाएगा और यूरोपियन यूनियन के स्किल्स को इंडिया में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर स्किल का एक्सचेंज होगा और मोबिलाइज किया जाएगा उसको। नॉलेज को एक्सचेंज किया जाएगा, वही बताया मैंने कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो उससे क्या होगा कि स्किल की मोबिलाइजेशन हो रहा है और नॉलेज का भी एक्सचेंज हो रहा है। और बिजनेस एंगेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, The agenda highlights how closer India-European Union cooperation is more important than ever in a wake of ongoing weaponization। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये एजेंडा जो है ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया का कॉपरेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग वेपनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंसीज, यूनिलैटरल ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक एसिमेट्री अक्रॉस द ग्लोब। तो जिस तरीके से एक दूसरे कंट्रीज की जो है डिपेंडेंसी को वेपनाइज किया जा रहा है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है उसको वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है कि अगर मेरे मीन्स की किसी कंट्री के बैड फेजेस में अगर कोई अगला कंट्री उसका साथ नहीं दे रहा है तो उसको एक एज अ वेपन यूज़ कर रहा है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग हेल्प अस देन वी आर गोइंग टू यूज़ यू एज अ वेपन। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि उन नेक्स्ट कंट्रीज को हेल्प नहीं किया जाएगा, तो एज अ वेपन ही हो गया वहाँ पर कि अगला कंट्री डिपेंडेंट है उसके ऊपर तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, इंडिया इसराइल की, इंडिया इसराइल, हाँ तो इंडिया और इसराइल का यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया बिकम द फर्स्ट OECD country to, and Israel became the first OECD country to sign bilateral investment agreement with India। तो यहाँ पर जो OECD कंट्रीज का एक ग्रुप है उसमें से इसराइल क्या हो गया है, एक फर्स्ट कंट्री बन गया है इंडिया के लिए जो कि एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। नेक्स्ट, द प्रीवियस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल इन 1966। तो इसके पहले इंडिया और इसराइल का साइन कब हुआ था ट्रीटी, 1966 में, और जो कि टर्मिनेट कर दिया गया था 2017 में। फीचर्स क्या है इंडिया और इसराइल का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, BIT, बूस्ट इन्वेस्टमेंट, मींस की इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाएगा, इंक्रीज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट व्हिच प्रेजेंटली स्टैंड्स एट टोटल $800 मिलियन का। यहाँ पर क्या है, इंडिया और इसराइल का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बैलेंसेस, होल्ड ऑन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विद स्टेट्स रेगुलेटरी राइट्स बाय इंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड रखा जाएगा ट्रीटमेंट के लिए और एक स्टेट रेगुलेटरी राइट्स बाय इंश्योरिंग, होल्ड ऑन, यस यहाँ पर क्या है कि बैलेंसेस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टर का जो आता है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि वहाँ के इन्वेस्टर्स होंगे जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उन सभी को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और स्टेट के रेगुलेटरी के थ्रू, मीन इंडियन स्टेट एंड इजरायली एज अ स्टेट, उन दोनों के थ्रू एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फैसिलिटेटिंग ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म थ्रू आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, कोई भी अगर इन्वेस्टर है वहाँ पर उसका कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू वो रिजॉल्व किया जाएगा। फैसिलिटेशन ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को भी मैकेनिज्म रहेगा किसके थ्रू, एक ये आर्बिट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, इवॉल्विंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। तो इंडिया और इसराइल के बीच में क्या है, यहाँ पर कोऑपरेशन क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि बायलैटरल ट्रेड वाज 6.53 बिलियन एक्सक्लूडिंग डिफेंस। तो इंडिया और इसराइल का बायलैटरल ट्रेड का कितना है यहाँ पर, $6.53 बिलियन का है, एक्सक्लूडिंग डिफेंस, तो डिफेंस के जो सप्लाईज होते हैं उसको छोड़कर। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इंडिया क्या यहाँ पर सरप्लस में है इसराइल के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट में।
रीजनल कोऑपरेशन का है I2U2 है इंडिया, इसराइल, यूएस एंड यूएई। नेक्स्ट वन यहाँ पर सॉरी डिफेंस के लिए क्या है यहाँ पर कि को डेवलप द बराकेट मिसाइल सिस्टम डेवलप पोर्ट सेल इन हाइफा। हाइफा पोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे इसराइल में है, और एक को डेवलप किया गया है बराक 8 मिसाइल सिस्टम को किसके थ्रू, इंडिया एंड इसराइल के थ्रू। अदर कल्चरल होल्ड ऑन cultural exchange program, cooperation in health, medicine, memorandum understanding on एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स के लिए क्योंकि इसराइल कहाँ पर है, एक मेडिटेरियन रीजन में है, तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है और जो सी से सटा हुआ वो कंट्री है, वहाँ पर क्या है कि एक सॉल्ट वाटर वहाँ पर है, तो इस तरीके से वहाँ के वाटर को मैनेज करने के लिए वाटर का मैनेजमेंट होना बहुत बेटर है होना चाहिए, और उसको फिल्टर करने के लिए भी एक जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म होता है वहाँ पर इंडिया हेल्प करना चाह रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। यहाँ पर क्या है कि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है बिटवीन टू स्टेट्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है कि जो इंडिया करेगा वो साथ साथ इसराइल करेगा, और जो इसराइल करेगा वो साथ साथ इंडिया करेगा। और एक लीगल बेसिस कवर किया गया है यहाँ पर अंडर आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट में एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंडियाज मॉडल BIT नेक्स्ट adopted in 2025 replacing 93 वर्जन। और रिसेंट भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसके साथ हुआ है, उज्बेकिस्तान, यूएई, किर्गिस्तान के साथ हुआ है इंडिया का। इंडिया एंड सिंगापुर, यस तो इंडिया और सिंगापुर का यहाँ पर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर पेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। इंडिया में ऑफिशियल विजिट पे आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। दिस विजिट कमेमोरेट 60 इयर्स ऑफ इंडिया सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो इंडिया और सिंगापुर का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कितने साल का हो गया, 60 इयर्स के लिए। और वहीं चाइना का भी हम लोगों ने पढ़ा वो कितने ईयर का हो गया है, remember it, it is of 75 years. Okay, reaffirming the shared legacy of friendship, trust and mutual respect। तो यहाँ पर reaffirm कर रहे हैं किसी चीज के लिए, shared legacy of friendship, trust and mutual respect। Both countries adopted a framework looking and substantive roadmap for comprehensive strategic partnership aims to deepen cooperation in 8 critical areas। So there are 8 critical areas in which we are cooperating। Let's see what are those 8 critical areas। So first one is the economic cooperation। Hold on। Both sides will continue to engage in dialogue and make progress on initiation of the third ASEAN-India Trade in Goods Agreement in 2025। यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा यहाँ पर बोथ साइड के लिए, टू एंगेज इन डायलॉग मेक प्रोग्रेस ऑन इनिशिएशन ऑफ, मींस कि यहाँ पर एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोर्टिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मींस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए क्या यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, सिंगापुर सपोर्ट कर रहा है टू enhance India Singapore capital market connectivity। थर्ड वन यहाँ पर क्या है, स्पेस, promote joint collaboration between Indian in space। what does it mean, in space and office for space technology and industry। ये सिंगापुर का यहाँ पर है और इंडिया का क्या है, इन स्पेस यहाँ पर है, उसका क्या हो रहा है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो रहा है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीपनिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डीपन किया जा रहा है, और इमर्जिंग एरियाज किस एरिया में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, AI में, ऑटोमेशन में और अनमैन्ड वेसल में। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, रीअफर्म स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कम्बैट टेररिज्म। तो यहाँ पर टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। टेरर को जो फाइनेंस करते हैं उसके लिए भी, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहे हैं उसके लिए, लाइक इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इंडिया एंड अफगानिस्तान का भी है, चाइना का भी है, तो उस तरीके से। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, डिजिटलाइजेशन। होल्ड ऑन, digitalization, strengthening of the digital finances and fintech cooperation, cyber security, capital market linkages, expanding and maximizing the potential for UPI pay now linkage for cross-border payments। So cross-border payment in between India and Singapore, we have established the, means not we have established, it is jointly established by India and Singapore। What is that, UPI pay now linkage। And the next one is skill development, jointly developing a national center for excellence in advancing manufacturing in Chennai, it is for the skill development। Next one is the sustainability, yes, collaboration on the green initiative and multilateral framework in the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance। So what does it mean, a Global Biofuel Alliance? This is proposed by India in 2023 G20 summit which is held in India। So this is the Global Biofuel Alliance, and the next one is the International Solar Alliance।
So collaboration on green initiative and multilateral framework. What does it mean that there would be collaboration on green initiatives in multilateral frameworks like ISA and global biofuel alliances. Step up cooperation in green hydrogen and ammonium production. What does it mean? मीन्स कि यहाँ पर कोऑपरेट किया जाएगा किसी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए. एक्सप्लोरिंग अर्बन वाटर मैनेजमेंट. व्हाट डज इट मीन कि अर्बन एरियाज में वाटर मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, वहाँ पर वाटर क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है, उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर किया जाएगा. और सिविल न्यूक्लियर डोमेन में भी यूज़ किया जाएगा. जो सिविल न्यूक्लियर मीन्स की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वो सिविल न्यूक्लियर डोमेन में आते हैं. और जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए होते हैं वो उसको एनरिच किया जाता है. वो डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स के वही होते हैं बट उसको एनरिच किया जाता है. और ये सिविल न्यूक्लियर डोमेन के लिए यहाँ पर जो कॉपरेशन किया जाएगा. नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है? Connectivity. Supported the establishment of India-Singapore Green and Digital Shipping Corridor. There would be India-Singapore Green and Digital Shipping Corridor between Port of Singapore and ports in India. This is very simple statement. Healthcare and medicine. For the healthcare and medicine, deepening collaboration in digital health, disease surveillance, people to people and cultural exchange. Since you already know that there is a deep cultural exchange in between India and Singapore, and strengthening the social, cultural, and people to people linkages. Next one, Pakistan and Saudi Arabia strategic mutual defense agreement. This one is very much important as it in recently that Pakistan has made an agreement with the Saudi Arabia defense agreement. The agreement aims to develop aspect of defense cooperation between the two countries and strengthening joint deterrence against any aggression. So यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है. इसमें क्या किया गया है कि एनी एग्रीमेंट इट इज लाइक दैट ऑफ नेटो कि अगर इफ वन कंट्री इज अटैकिंग ऑन अनदर कंट्री, if any country is attacking any of the NATO countries, then it would be considered as it is an attack on the whole of the country. What means that all the countries on the NATO is being attacked by another country. In the similar manner, यहाँ पर पाकिस्तान क्या किया है कि एक सऊदी अरेबिया के साथ में एक ट्रीटी साइन किया है, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है. यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो वो एक सऊदी अरेबिया पे भी अटैक माना जाएगा सऊदी अरेबिया के कंपेरेंस की सिचुएशन में, और वो दोनों एक साथ में अलग कंट्री को क्या करेंगे, डेटर करेंगे, डिटरेंस. एनी एग्रेशन अगेंस्ट इट अदर कंट्री कैन कंसीडर्ड एज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ. सिंपल मैसेज है. नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑन द एग्रीमेंट. होल्ड ऑन. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस एग्रीमेंट का ग्लोबली और इंडिया के ऊपर, वो देखते हैं. तो इट फर्दर रेजेस ए फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर. तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरफेयर का एक क्या हो रहा है, कंसर्न रेज हो रहा है एज पाकिस्तान एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन सऊदी अरेबिया. तो यहाँ पर वेस्ट एशिया कंट्रीज में किसी भी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है एक्सेप्ट इसराइल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मतलब कि एक न्यूक्लियर वॉरफेयर का क्या हो रहा है, एक फियर क्रिएट हो रहा है वेस्ट एशिया में. यहाँ पर दो कंट्रीज के पास में अगर आ जाएगा तो फिर उसका एक न्यूक्लियर वॉरफेयर का एक फियर तो रहेगा ही वहाँ पर. In the already tense region of West Asia, is already you know that कि वहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन का यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर वॉर हो रहा है, और उसी टेंस रीजन में अगर एक और न्यूक्लियर पावर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो एक फियर ही क्रिएट करेगा वहाँ पर. शिफ्टिंग पावर ऑफ डायनेमिक्स. तो यहाँ पर पावर डायनेमिक्स का भी शिफ्ट हो रहा है. एज फॉर सऊदी अरेबिया इट इज स्ट्रेंथन डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम ईरान, यमन, हूथी, मिलिशियाज एंड इजराइल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इजराइल का एक डिफेंस क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है. इसके थ्रू, किसके लिए? क्योंकि ईरान से, यमन के हूथीज, मलेशिया से और इजराइल से, इन सभी तीन चार कंट्रीज का जो एक फियर बना रहता था सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसका एक इसके लिए क्या है कि डिफेंस का एक स्ट्रेंथ हो गया उसका इन सभी थ्रेड्स से. बट यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसके पहले सऊदी अरेबिया रिलाई करता था यूएसए पे, तो एक जो डाइवर्सिफाई हो गया उसके थ्रेड का कि अभी यूएस पे रिलाई करता था, अभी वो पाकिस्तान पे भी रिलाई कर सकता है. ये डाइवर्सिफाई हो गया. इट सिग्निफाइज मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल ऑफ यूएस एज ए सिक्योरिटी गारंटर. तो अभी तक यूएस क्या था, सिक्योरिटी गारंटर था वेस्ट एशिया में ये सऊदी अरेबिया का. बट ये अभी क्या कर दिया है कि डाइवर्सिफाई कर दिया है, मूव अवे हो गया है, वहाँ से हट गया है. इन द रीजन ऑफ टू यूएस अलाइज इजराइल वॉर इन गाजा एंड स्ट्राइक्स द रीजनल नेबरहुड. ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, दिस कुड क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक वैक्यूम फॉर चाइना. तो यहाँ पर चाइना के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना कि वहाँ पर अभी तक चाइना वहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है और चाइना को वहाँ पर कोई भी नहीं हो रहा है वहाँ पर. चाइना टू डिपेंड इट्स क्लाउड इन द रीजन. तो यहाँ पर चाइना को कोई भी डोमिनेंस नहीं क्रिएट हो रहा है वेस्ट एशिया में. यहाँ पर क्या हो गया, चाइना के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. मीन्स कि चाइना वहाँ पर नहीं इन्वॉल्व है तो वैक्यूम नहीं है चाइना के लिए कि वहाँ पर हाँ नहीं है, वॉइड है वो पूरा. इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया. तो इंडिया का इस पर क्या इम्प्लीकेशन होगा ये देखते हैं. पाकिस्तान में सी द पैक्ट एज स्ट्रेटेजिक डिफरेंस अगेंस्ट इंडिया इन फ्यूचर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन.
तो पाकिस्तान क्या देख सकता है यहाँ पर, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस है पाकिस्तान के लिए कि अगर इंडिया कभी भी अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, या फिर कोई भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लैश हो रहा है, तो उसके लिए एक तो मीन्स के बेनिफिशियल है कि सऊदी अरेबिया क्या रहेगा उसके साथ में रहेगा। यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक फेलियर है इंडिया का, जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एक इंडिया का डिप्लोमेटिक फेलियर ही बोलेंगे, और लाइक एक फियर इंडिया के लिए। इंडिया सऊदी रिलेशंस को भी अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशंस क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फॉर फॉर्मलाइट इन 2010 वाया रियाद डिक्लेरेशन थ्रू इंडिया और सऊदी अरेबिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन से स्टार्ट हुआ था पार्टनरशिप। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, वेयर सऊदी अरेबिया क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। लाइक इंडिया सऊदी अरेबिया से क्या आता है, क्रूड ऑयल आते हैं और ब्रेंट ऑयल आते हैं। ये सब चीज़ें जो हो गई, बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन होता है इनका, और ये बहुत ज़्यादा मीन्स कि इंडिया इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से। तो इसी इसी में यही मेन रीज़न है जहाँ इसीलिए क्या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरेबिया का। बायलैटरल ट्रेड इन 2023 वाज $42.98 बिलियन का क्या है, बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, एंड इंडिया रिमेंड नेट इंपोर्टर, इसके यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। इन 2024 इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस पेरेंट्स, आज फेस्टिवल है इसकी वजह से पटाखे बज रहे हैं। सऊदी अरेबिया कंट्रीब्यूटेड 6.7% ऑफ इंडिया टोटल इनवर्ड रेमिटेंस। तो इंडिया का टोटल जो रेमिटेंस है उसका 6.7% कहाँ से आता है, सऊदी अरेबिया कंट्रीब्यूट करता है। एनर्जी पार्टनरशिप, सऊदी अरेबिया इज द थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू द, वही बता रहे थे ना कि थर्ड लार्जेस्ट क्या है, क्रूड ऑयल सप्लायर क्या है इंडिया का, सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, पैलेस्टीनियन। तो यहाँ पर क्या है, पैलेस्टीन को कुछ कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन एज ए स्टेट, तो उसी के बारे में यहाँ पर 4 वेस्टर्न नेशन। तो 4 क्या है यहाँ पर, वेस्टर्न नेशन है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन एज ए स्टेट। वो कौन से है, यूके है, कनाडा है, पोर्टुगल है, ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने ज्वाइन किया ओवर 140 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन एज ए स्टेट। तो यहाँ पर 140 यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे थे पैलेस्टीन एज ए स्टेट। उन 140 में से 4 लोगों ने और 4 कंट्रीज ने और भी रिकॉग्नाइज किया है, वो उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया रिकॉग्नाइज, तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था पैलेस्टीन एज ए स्टेट इन 1988। तो रिसेंटली क्या है, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में क्या किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक पैलेस्टीन के फेवर में वोट भी डाला हुआ है, जो कि किसको एंडोर्स कर रहा है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन द टू स्टेट थ्योरी। तो टू स्टेट थ्योरी को यहाँ पर इंडिया प्रमोट कर रहा है, जो किसके थ्रू हुआ था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन पीसफुल सेटलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो कोई भी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये देखिए। द प्रोसेस इन विच स्टेट एक्नॉलेजेस अनदर एंटिटी एज ए स्टेट इज नोन एज रिकॉग्निशन। यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी स्टेट दूसरे एंटिटी को अगर एक स्टेट रिकॉग्नाइज करता है तो उसी को रिकॉग्निशन बोलते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द 1993 मॉन्टेविडियो डिक्लेरेशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन होगा। तो जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है 1993 का, उसका आर्टिकल 1 क्या कहता है, राइट्स ऑन ड्यूटीज ऑफ स्टेट डिफाइंस द क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड। परमानेंट पॉपुलेशन वहाँ की कोई होनी चाहिए, ये एक स्टेट होने की क्राइटेरिया है, और एक कोई डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, और वहाँ की कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट, और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन में आने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई कंट्री स्टेट रिकॉग्निशन हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखते हैं। It acquires the capacity to enter into diplomatic relationship with other states. So it holds the capacity to enter into diplomatic relationship with other countries. And next one is it acquires the capacity to enter into treaties. So it has the capacity to enter into treaties with other states, कि वो दूसरे states के साथ ट्रीटी में आ सकता है, ट्रीटी साइन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेट इज एबल टू एंजॉय द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन इंटरनेशनल स्टेटहुड। तो एक इंटरनेशनल स्टेटहुड भी वो के राइट्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकता है। The state can enjoy become a member of United Nations Organization. तो यूएनओ का वो मेंबर भी बन सकता है अगर वो स्टेट एज अ रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, पैलेस्टीन इज ए यूनाइटेड नेशन परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट नॉट अ फुल मेंबर। यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशन का क्या है, ये परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है, फुल मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट वन देखते हैं, रिकॉग्निशन बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज कर सकता है नहीं। ओनली स्टेट्स एंड गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज अ न्यू स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी स्टेट है वही दूसरे स्टेट को या दूसरे एंटिटी को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकता है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है,
वो बॉडी है, वो कोई स्टेट नहीं है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन बीइंग नीदर ए स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट, व्हाट डज इट मीन? यूनाइटेड नेशन ना ही स्टेट है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, तो वो उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी स्टेट को स्टेट रिकॉग्नाइज कर सके, कोई भी एंटिटी को। यूनाइटेड नेशन कैन ओनली एडमिट न्यू स्टेट एज मेंबर और एक्सेप्ट क्रेडेंशियल ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेटिव को क्रेडेंशियल को एक्सेप्ट किया जा सकता है और वो एक नया स्टेट के थ्रू एडमिट कर सकता है, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, वो बस एक एडमिट कर सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए नया नया इनिशिएटिव आया जो वो उसको देख लेते हैं। Recently, United Nations General Assembly announced the establish mechanism within the United Nations to promote international cooperation on governance of artificial intelligence। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के ही विदिन, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के लिए। इट बिल्ड्स ऑन द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, पैक्ट्स फॉर द फ्यूचर पे एंड ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट आउटलाइनिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनल नॉन मिलिट्री एआई गवर्नेंस। होल्ड ऑन, यहाँ पर नॉन मिलिट्री एआई गवर्नेंस के लिए यहाँ पर बनाया गया है किस चीज़ को, दो चीज़ों को, पैक्ट फॉर द फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट। यहाँ पर नया मैकेनिज्म क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पैनल होगा इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई बाय इशूइंग एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक असेसमेंट, सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ एआई। तो जो एआई होता है यहाँ पर, जैसे एआई है तो उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, रिस्क क्या क्या हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है ह्यूमंस पे और नेचर पे, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को एआई के लिए। तो उसके लिए बनाया गया है किसी चीज़ को, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पैनल बनाया गया है जो कि इंडिपेंडेंट रहेगा इस चीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। तो एआई गवर्नेंस में ग्लोबल डायलॉग है टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, लर्न टू फैसिलिटेट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑन एआई गवर्नेंस। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर कुछ और मैकेनिज्म क्या है ग्लोबल एआई गवर्नेंस के लिए, पैक्ट फॉर द फ्यूचर यहाँ पर है, ये तो पढ़ा है भी हम लोगों ने। अडॉप्टेड ऑन द समिट ऑफ द फ्यूचर इन सितंबर 24, तो सितंबर 2024 में ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। अचीव एसडीजीज को अचीव करने के लिए एंड रिस्पॉन्ड टू इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जो इमर्जिंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एआई का यूज किया जाएगा। ग्लोबल गवर्नेंस, Global Digital Compact annexed as a part of future Pact for Future. It is comprehensive global framework for digital cooperation and AI governance. Not very much important. Next, AI for global governance global summit organized by ITU. Since this one is not very much important. Adoption of the global standard. This was important. First global standard on AI ethics in 2021. UNESCO recommendation on the ethics of AI. So, what could be the ethical concern regarding the AI? These are all recommended by the UNESCO. Okay. Next one, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जेनोसाइड। तो यहाँ पर जो काफ़ी कंट्रीज़ में जेनोसाइड हो रहे हैं, लाइक यूक्रेन में हो रहे हैं, रशिया में हो रहे हैं और यहाँ पर वेस्ट एशिया में हो रहे हैं, गाजा में हो रहे हैं, पैलेस्टीन में हो रहे हैं। तो उसके लिए जो एक प्रिवेंट करने के लिए जो पनिशमेंट है उसको कन्वेंशन जो है उसको देखते हैं। रिपोर्ट ऑन द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्रोवाइडेड लीगल एनालिसिस ऑफ इजराइल्स कंडक्ट इन गाजा। तो इसराइल का कंडक्ट जो है गाजा में, उसको एक लीगल मैंडेट देने के लिए कंसर्न है काफ़ी ज़्यादा। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जेनोसाइड कन्वेंशन, उसको क्या बोलते हैं, जेनोसाइड कन्वेंशन बोलते हैं। जेनोसाइड कन्वेंशन है क्या, उसको हम देखते हैं। ये क्या डिफाइन कर सकते हैं हम कि अगर कोई एक्ट है जो कमिट किया गया है इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और पार्ट ऑफ नेशनल, एथिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। तो कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो गया, फिर कोई भी डेफिनेट टेरिटरी का क्या है, एथनिक क्लेंजिंग कर दिया जा रहा है, किसी भी नेशनलिटी का एथनिक क्लेंजिंग कर दिया जा रहा है, या नेशनलिटी कोई पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है होल, इसकी मास स्केल पे अगर मर्डर हो रहा है, अगर किलिंग हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को जीनोसाइड बोलते हैं। Genocide is a crime that can take place in both in time of war as well as in the time of peace। तो यहाँ पर पीस के टाइम पे भी और वॉर के टाइम पे भी जेनोसाइड हो सकता है। कुछ साइलेंट जेनोसाइड्स भी होते हैं जो कुछ स्टेट के लीडर्स कराते हैं, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स बोथ कैन डू ऑल दिस थिंग्स। मेंबरशिप सिग्नेटरी है यहाँ पर, मेंबरशिप की जो सिग्नेटरी है 41 कंट्रीज हैं और पार्टीज कितने हैं, 153 स्टेट्स हैं। इंडिया है साइन द ट्रीटी इन 1949 एंड रेटिफाइड इन 1959। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया है और रेटिफाई किया 1959 में और साइन किया 1949 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडजुडिकेट्स केस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। यहाँ पर क्या है, आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इस चीज, ये सारी भी इसके प्रोसीजर होते हैं जो यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जाता है और किसी चीज को एडजुडिकेट किया जाता है, उसका भी ये चीजों को हैंडल करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। जस्टिस यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना,
तो यहाँ पर बुर्किना फासो, माली, नाइजर रिसेंटली विथड्रू फ्रॉम द आईसीजे। यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज ने विथड्रॉ कर लिया है आईसीजे से, ताकि कोई भी अगर चीजें होंगी तो आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनको मैंडेट नहीं दे सकता है और ना ही किसी चीज के लिए बाइंड कर सकता है, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया यहाँ से इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विथड्रॉ कर लिया है। In a joint statement, all three countries accused the ICC of being a tool of neo-colonial repression controlled by the imperialist power. तो ये तीनों कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहते हुए बताया है कि इन्होंने विड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि ये एक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक नियो कॉलोनियल रिप्रेशन है, मीन्स कि एक टूल बन गया है नियो कॉलोनियल रिप्रेशन के लिए, जो कि इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज जो है, इम्पेरियलिस्ट पावर है, लाइक यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब तीनों कंट्रीज जो मतलब इसके जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, एक उन्हीं का टूल बन के रह गया जो उन्हीं के फेवर में वर्क करता है। जनरली ये यूएसए की बात बोल रहे हैं, तो उन्हीं के फेवर में वर्क करता है, तो इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के से। ये आईसीसी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो एक ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हेग में है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इसको फाउंड किस लिए, मतलब कि किसके थ्रू किया गया था, रोम स्टैट्यूट के थ्रू फॉलो किया गया था, फाउंड किया गया था और अडॉप्टेड इन 1998 एंड एंटर्ड इन फोर्स इन 2002। तो यहाँ पर 2002 में से ये फोर्स में आया हुआ था, मीन्स कि ये इन्फोर्समेंट हो गया था इसका और अडॉप्ट किया गया था 1998 में। इसका जुरिडिक्शन क्या है, ये क्या क्या कर सकता है चीज़ें, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है और किसी भी इंडिविजुअल को एक्यूज भी कर सकता है, बट किसी भी ग्रुप या फिर स्टेट को एक्यूज नहीं कर सकता है या फिर प्रोसिक्यूट या इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता है। मीन्स ग्रुप मीन्स कि अगर कोई मिलिट्री ग्रुप है या फिर किसी तरीके का ग्रुप है तो उस पर वो कुछ नहीं कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ना ही किसी स्टेट पे, स्टेट एज ए होल लाइक इंडिया पाकिस्तान ये एज ए स्टेट हो गए तो इनके ऊपर भी कुछ भी नहीं कर सकता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये एज अ सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर जो भी चीज़ है वो कर सकता है, एक्यूज ऑफ कमिटिंग सीरियस क्राइम्स अंडर आईसीसी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर आईसीसी के जुरिस्डिक्शन में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन सी क्राइम आता है ये दिखा रहा है। जनरली ये जो मास स्केल पे क्राइम्स होते हैं, मास स्केल पे मर्डर होते हैं, उन्हीं के लिए, जेनोसाइड के लिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स के लिए है, क्राइम ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन के थ्रू जो क्राइम होते हैं। ये मेंबर कौन कौन से हैं, 125 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया, इजराइल, द यूएस, रशिया, चाइना आर नॉट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट। तो ये रोम स्टैट्यूट के पार्टीज नहीं है। इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया एंड इजराइल। फंडिंग क्या है यहाँ, फंडिंग यहाँ से, इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, जो स्टेट इसकी पार्टीज होती हैं उन्हीं के थ्रू ये फंडिंग मिलती है। और जो आईसीसी का जो डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है, इनकी इन्फोर्समेंट इसका क्या है, आईसीसी का बाइंडिंग होता है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो देख लेते हैं, इशूज क्या क्या है इसके साथ। तो परसीव्ड बायस, तो यहाँ पे एक देखा जाता है कि ये एक बायसनेस है इस आईसीसी के अंदर, वो सीन एज ए वेस्टर्न इंटरेस्ट एक्यूज्ड ऑफ नियो कॉलोनियल टेंडेंसीज। What does it mean that if there is any person who is from the Western countries, or if he had influence of Western countries, then he would be not considered in under the perception of International Criminal Court. उसको क्या किया जाएगा कि मीन्स की विड्रॉ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यही एक बायस रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कि कोई भी अगर एक्यूज रहेगा वेस्टर्न जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को फॉलो करता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, मेजर पावर्स नॉट मेंबर्स कवर्स ओनली पोस्ट जुलाई 1 2002 इवेंट। यहाँ पर क्या है कि ये 2002 में तो फोर्स में ही आया हुआ है, तो इसलिए इसके पहले के जितने भी इश्यूज थे, जितने भी क्राइम्स थे, उस पर ये वर्क नहीं करता है, उसके बाद के जितने रहेंगे उस पर होगा। और मेजर ट्रिक ये है कि जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान, लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इसराइल हो गया, ये सभी कंट्रीज क्या है इसके मेंबर नहीं है, तो फिर इनके ऊपर तो ये जुरिस्डिक्शन वर्क नहीं करेगा इसका। और थर्ड वन क्या है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, स्टेट्स ऑफन रिफ्यूज कोऑपरेशन इन फ्रांस ऑन इजराइल पीएम केस। यहाँ पर क्या है कि जो इजराइल के पीएम है उनके ऊपर ये जो एक्यूज हैं और वो जो कर रहे हैं वहाँ पर गाजा में और पैलेस्टीन में जो जेनोसाइड कर रहे हैं, वो इस तरीके से वहाँ के वो लीडर हैं, तो उस पर क्या कर रहा है कि फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी हो गया कि कुछ स्टेट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आईसीसी को अगले स्टेट के लिए कि वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, इसका इन्फोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है, कोई भी पुलिस सिस्टम नहीं है, मीन्स कि जो जाकर प्रॉपरली किसी को अरेस्ट करेगा और या फिर सपोर्ट करेगा किसी तरीके से। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, लास्ट वन, स्कारबरो शॉल। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक आइलैंड है यहाँ पर जो चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। फिलीपींस स्ट्रांगली कंडेम्ड चाइना हैज मूव टू सेट अप नेचर रिजर्व एट स्कारबरो शॉल। यहाँ पर क्या है कि एक नेचर रिजर्व इस्टेब्लिश कर रहा है चाइना, जो कि फिलीपींस जो है यहाँ पर ये कंडेम कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस बोल रहा है कि ये हमारा रीजन है और चाइना इस पर क्या कर रहा है कि क्लेम कर रहा है कि ये उनका रीजन है। तो ये दोनों बीच के कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है। स्कारबरो शॉल आज कॉल्ड
हुआनग्यान आइलैंड बोलते हैं यहाँ पर चाइना में, और कर्नाटक शॉल बोलते हैं इसको चाइना फिलीपींस में। स्मॉल अटॉल है ये साउथ चाइना सी में, बोथ चाइना एंड फिलीपींस कंसिडर्ड इट एज अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। हाँ, ये लास्ट वन है बगराम एयरबेस। तो बगराम एयरबेस क्या है, ये पाकिस्तान में एयरबेस है जो कि बहुत पहले से ही, मतलब मीन्स कि ये फर्स्ट वन एयरबेस है जो कि पहले कंट्रोल किया जाता था यूएसएसआर के द्वारा, बट ये बाद में जब यहाँ पर यूएसए का डोमिनेंस हुआ तो फिर यूएसए वहाँ से देखने लगी थी, बट 2021 में क्या किया था कि छोड़ दिया था बगराम एयरबेस को यूएसए ने। तो अभी यूएसए क्या कर रहा है, फिर से इंटरेस्टेड है वहाँ पर एक अपना बेस बनाने के लिए बगराम एयरबेस। यूएसए स्टॉक्स इन टॉक्स विद अफगानिस्तान टू रीगेन द कंट्रोल ऑफ बगराम एयरबेस इन अफगानिस्तान। तो ये बता रहा है कि यूएसए क्या है, टॉप में है अफगानिस्तान के साथ में, ताकि वो कंट्रोल कर सके किस चीज़ को, बगराम एयरबेस को कंट्रोल कर सके। एंड नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट एयरबेस इन अफगानिस्तान। व्हाट डज इट मीन दैट दिस इज द लार्जेस्ट एयरबेस इन अफगानिस्तान व्हिच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कैपिटल काबुल। And the next one is originally built by the Soviets in 1950s. As I have already told you that this is built by the Soviets in 1950s. After Soviet withdrawals, so Soviet Union have withdrawn from there in 1990s and become the front line in war between the Taliban and Northern Alliance fighters. After 2001 terror attack on USA, so after 2001 terror attack on USA, it became the center of the US operation. So US was operating this air base for their own benefit in their war against terror in Afghanistan. So they were acting as a war against terror in Afghanistan and using this airbase. US and NATO group pull out of Bagram in 2021. So we already know that was a very grand news at that moment of time in 2021 that the USA and NATO had pulled their forces out from Bagram in 2021. So that is it for today, guys. We have finished the international relationships. Hope you like this video. So if you like this video, please do share your views in comments and like this video, and also subscribe. You can also subscribe to this channel. Thank you so much.